नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। क्या भारत की चीन और पाकिस्तान के प्रति रीति नीति बदली है? हाल में एक के बाद एक लगातार ऐसी घटनाएं हुई है जिनसे लगता है कि भारत का रुख इन देशों के प्रति सर्द हुआ है। एनएसजी के एटमी ग्रुप की सदस्यता का मसला हो या कश्मीर के हालातों में चीन और पाकिस्तान के रुख ने भारत को सोचने के लिए मजबूर किया है। यहां तक कि भारत ने चीन के पत्रकारों को देश छोड़ने के निर्देश दिए। उधर पाकिस्तान में अपने राजनयिकों को बच्चों की पढ़ाई वहां नहीं कराने के लिए कहा। प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कश्मीर में उग्रवादियों को हवा देने के लिए जैसी जो बात की, जिस तरह कश्मीर दिवस मनाया, उससे भारत पुनर्विचार को मजबूर हुआ है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान की नापाकी पर दो टूक स्टैंड लिया है। जाहिर है मोदी सरकार को एहसास हुआ है कि भारत कितनी ही भलमनसाहट दिखाए, पाकिस्तान और चीन अपने रवैये को नहीं बदल सकते। पाकिस्तान और चीन का भारत को लेकर जो एजेंडा है उसे वे भारत की तमाम कोशिशों के बावजूद नहीं बदलेंगे। अमेरिका और पूरे विश्व ने दम लगाया कि भारत अच्छे रिकॉर्ड के कारण एनएसजी का सदस्य बने, मगर पाकिस्तान चीन ने अपनी चलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन और पाकिस्तान दोनों से रिश्ते बेहतर बनाने के लिए निज तौर पर हर संभव कूटनीति की, लेकिन अंत नतीजा यह है कि दोनों देश अपने पुराने रुख से इंच भर बदलने को तैयार नहीं है। इसलिए मानना चाहिए कि पाकिस्तान और चीन के प्रति भारत का रुख अब सर्द रहेगा। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां है। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। अगले साल होने वाले 7 राज्यों के विधानसभा चुनाव और दिल्ली मुंबई जैसी अहम नगरपालिका के चुनाव से पहले एनडीए का कुनबा बुरी तरह बिखरा दिख रहा है। भाजपा की सभी छोटी सहयोगी पार्टियां संवाद खत्म होने की शिकायत कर रही हैं और अगले चुनाव में अकेले लड़ने की तैयारी कर रही हैं। सबसे हैरान करने वाला मामला अकाली दल का है, जिसके लिए भाजपा ने नवजोत सिंह सिद्धू जैसे लोकप्रिय नेता को कुर्बान किया है। अकाली दल उत्तर प्रदेश विधानसभा में उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही है। पार्टी के जानकार सूत्रों का कहना है कि उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में और पंजाब से सटे उत्तराखंड की कुछ सीटों पर पार्टी अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। शिवसेना के साथ पार्टी का तालमेल पूरी तरह से बिगड़ा है और उसने मुंबई नगरपालिका का चुनाव अकेले लड़ने का फैसला कर लिया है। लेकिन मुश्किल ये है कि शिवसेना पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गुजरात में भी अपना उम्मीदवार उतारेगी। साथ ही दिल्ली नगर निगम का चुनाव भी लड़ेगी। इन राज्यों में भाजपा के ही नेताओं पर शिवसेना की नजर है। ऐसे में बिहार की सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी उत्तर प्रदेश में अपने दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। बिहार में ही भाजपा के साथ मिलकर लड़े जीतन राम मांझी लगातार राष्ट्रीय जनता दल के संपर्क में है। इस बीच खबर है कि हिंदू महासभा ने उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। भाजपा के सहयोगियों में बिखराव है तो उसके उलट भाजपा विरोधी पार्टियों के मोर्चे में घोषित या घोषित सहमति बन रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोधी नेता एक दूसरे की मदद के लिए एकजुट हो रहे हैं। अगले साल होने वाले चुनावों में ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद और अरविंद केजरीवाल सब एक दूसरे की मदद करेंगे। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की मदद के लिए लालू प्रसाद ने उम्मीदवार नहीं उतारने का फैसला किया है, तो नीतीश कुमार गैर यादव पिछड़ा वोट, खासकर कोयरी कुर्मी का वोट भाजपा में जाने से रोकने के लिए उनके असर वाले इलाके में अपने उम्मीदवार उतारेंगे। दोनों का मकसद भाजपा को रोकने का है। यह भी संभव है कि नीतीश कुमार और कांग्रेस पार्टी के बीच तालमेल हो ताकि एक मजबूत मोर्चा बनाया जा सके। ऐसे ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पंजाब के चुनाव में अरविंद केजरीवाल की मदद करने का फैसला किया है। वे केजरीवाल की पार्टी के लिए प्रचार करने पंजाब जाएंगी। नीतीश कुमार इस मामले में पीछे रहेंगे क्योंकि उनका गठबंधन कांग्रेस से है और पंजाब में आप का असली मुकाबला कांग्रेस के साथ ही है। लेकिन कहा जा रहा है कि उनकी कोशिश होगी कि प्रवासी वोट एक मुश्त डाले जाए। प्रवासी वोटों के बंटवारे से भाजपा और अकाली दल गठबंधन को फायदा हो सकता है। अगले साल के दिल्ली नगर निगम चुनाव में भी नीतीश कुमार भाजपा को हराने के लिए कोई साझा मोर्चा बनाने की पहल करेंगे। यूपीए 1 के कार्यकाल में कांग्रेस या सरकार के सामने कोई कानूनी चुनौती नहीं आई थी। इसका कारण उस समय के कानून मंत्री हंसराज भारद्वाज थे। उन्होंने सब कुछ बहुत कायदे से संभाल रखा था। यूपीए 2 में उनको मंत्री बनाने के बजाय कर्नाटक का राज्यपाल बना दिया गया और सब जानते हैं कि उन 5 सालों में क्या हुआ। कांग्रेस ने 5 कानून मंत्री बनाए, लेकिन उसकी मुश्किलें कम नहीं हुई। उल्टे पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भ्रष्टाचार के आरोपों सहित कई कानूनी पचड़ों में फंसा हुआ है। अब कांग्रेस और उसके शीर्ष नेतृत्व की मुश्किलें और बढ़ सकती है। इसका कारण भी हंसराज भारद्वाज ही होंगे। खबर है कि वो भाजपा के साथ जुड़ सकते हैं। अगर वो
सीधे पार्टी में नहीं शामिल होते हैं तब भी भाजपा नेताओं को उनकी कानूनी सलाह और मदद मिलती रह सकती है। वो 3 अगस्त को राइट टू लॉ नाम से हो रहे कार्यक्रम में भाजपा के नेताओं के साथ मंच साझा करेंगे। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और शिक्षा मंत्री प्रकाश जावड़ेकर सहित भाजपा के कई नेता इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। बताया जा रहा है कि भारद्वाज पहले से सुब्रमण्यम स्वामी के संपर्क में हैं। दोनों के बीच लगातार मुलाकातें हो रही हैं और निश्चित रूप से उनके बीच कानूनी और राजनीतिक मसलों पर ही बात होती है। स्वामी किस मिशन में लगे हैं ये किसी से छिपा नहीं है। सोनिया और राहुल गांधी के विरोधी मिशन में भारद्वाज से बेहतर मदद कोई और नहीं कर सकता है। अगर भारद्वाज उनकी मदद करते हैं तो कांग्रेस की मुश्किलें बहुत बढ़ जाएंगी। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को बड़ी राहत दी है। सर्वोच्च अदालत ने सोहराबुद्दीन शेख मुठभेड़ कांड में अमित शाह को क्लीन चिट देते हुए कहा है कि उनकी फिर से जांच की कतई जरूरत नहीं है। 2014 में मुंबई की एक अदालत ने शाह को इस मामले में क्लीन चिट दी थी। बाद में सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मंदर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अमित शाह की भूमिका की फिर से जाँच की मांग की थी। आज करीब आधे घंटे की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। जस्टिस S.A. बोबड़े और जस्टिस अशोक भूषण की बेंच ने सुनवाई के बाद कहा कि हर्ष मंदर कहीं से भी इस मामले से जुड़े हुए नहीं है। जजों ने मंदर की याचिका खारिज करते हुए कहा कि जब कोई व्यक्ति वाकई पीड़ित हो तो मुद्दा एक अलग रंग लेता है, लेकिन जब किसी व्यक्ति का दूर दूर तक संपर्क न हो और वो मामले को पुनर्जीवित करना चाहता हो तो ये एक अलग मसला है। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने हर्ष मंदर का पक्ष रखते हुए कहा था कि जनता को ये महसूस होना चाहिए कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कई राज्यों में पूर्व मुख्यमंत्रियों को मिली विशेष सुविधा वापस लेने का आदेश दिया है। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि कोई भी पूर्व मुख्यमंत्री जीवन भर सरकारी बंगलों में नहीं रह सकता है। अदालत ने कहा कि उसे पद से हटने के बाद 2 से 3 महीने में बंगला खाली कर देना चाहिए। जस्टिस अनिल आर दवे की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि उन लोगों को जीवन भर सरकारी बंगला रखने का अधिकार नहीं है। इस बेंच में जस्टिस यू ललित और जस्टिस L नागेश्वर राव भी थे। उत्तर प्रदेश की एक संस्था लोक प्रहरी ने राज्य में पूर्व मुख्यमंत्रियों को बंगला देने के लिए 1997 में बनाए गए पूर्व मुख्यमंत्री आवास आवंटन नियम को निरस्त कर दिया है। इसका असर बिहार, झारखंड आदि राज्यों पर भी पड़ेगा जहां इस तरह के नियम हैं। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में शुक्रवार की रात को कानपुर हाईवे पर एक महिला और उसकी नाबालिग बेटी के साथ हुए बलात्कार का मामला आज संसद में उठा। विपक्षी पार्टियों ने इस मामले को लेकर राज्य सरकार को निशाना बनाया। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने कहा कि अखिलेश यादव से राजकाज नहीं संभल रहा है और उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। कांग्रेस और भाजपा ने भी इस घटना के लिए राज्य सरकार को निशाने पर लिया। हालांकि विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए सपा के महासचिव राम गोपाल यादव ने कहा कि मायावती के पास इस्तीफा मांगने के अलावा कोई शब्दावली नहीं है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की है और कई आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इसके अलावा सरकार ने SSP, SP, CO और कई पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। पाकिस्तान में हिजबुल मुजाहिदीन की ओर से विरोध की चेतावनी दिए जाने के बावजूद केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह पाकिस्तान के दौरे पर जाएंगे। आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना सैयद सलाउद्दीन ने कल चेतावनी दी थी कि राजनाथ सिंह अगर पाकिस्तान आते हैं तो उनका विरोध किया जाएगा। इस चेतावनी के बावजूद विदेश मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि राजनाथ सिंह की यात्रा में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वे सार्क देशों के गृह मंत्रियों के सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए इस हफ्ते पाकिस्तान जाने वाले हैं। गौरतलब है कि 8 जुलाई को हिजबुल के आतंकी बुरहान वानी के कश्मीर घाटी में मारे जाने के बाद से ही पाकिस्तान में भारत विरोधी प्रदर्शन चल रहे हैं। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। भारत ने चीन के पत्रकारों को निकाला और ऐसा पहले कभी हुआ हो यह ध्यान नहीं पड़ता। पिछले दिनों यह भी खबर थी कि पाक कब्जे वाले कश्मीर में चीन से लगी सीमा पर चीन पाक की सेना ने साझा मार्च किया। उधर भारत ने चीन की सीमा पर नए सैनिक बंदोबस्त किए। इस सब का अर्थ है कि दोनों तरफ रिश्तों को लेकर नए सिरे से रीति नीति बनी है। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद चीन और पाकिस्तान के प्रति बहुत सद्भाव दिखाया। अपने कार्यकाल के पहले 2 साल में उन्होंने दोनों देशों के साथ दोस्ताना संबंध बहाल करने और तमाम पुराने मुद्दों को बातचीत के जरिए सुलझाने की खूब पहल की, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात का है। चीन ने पहली बार कश्मीर में हिंसा के बहाने भारत के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप किया और अब खबर है कि कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड तक में भारत से लगती सीमा पर चीन सैन्य जमावड़ा बढ़ा रहा है। चीन के साथ लगती सीमा के पास बसे भारतीय गांवों से लोगों का पलायन हो रहा है। उधर पाकिस्तान ने भी भारत के सद्भाव का जवाब अपनी पुरानी भारत विरोधी नीति से दिया है। कश्मीर में हिजबुल के आतंकी सरगना बुरहान वानी के सुरक्षा बलों के हाथों मारे जाने के बाद पाकिस्तान ने भारत विरोधी प्रदर्शनों को हवा दी। खुद प्रधानमंत्री नवाज
नवाज शरीफ ने वानी को शहीद बताया और उसके मारे जाने के विरोध में पाकिस्तान में काला दिवस मनाया गया। पाकिस्तान ने 2 बार इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाया। पठानकोट में हुए आतंकी हमले और घुसपैठ की घटनाओं में आई तेजी को छोड़ दें, तब भी कूटनीतिक मसले पर पाकिस्तान ने खुलकर भारत विरोध दिखाया है। इन दोनों देशों ने एक साथ मिलकर भारत को परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह यानी NSG का सदस्य बनने से रोका। चीन ने 2 टूक शब्दों में भारत का विरोध करते हुए कहा कि या तो सिर्फ परमाणु अप्रसार संधि पर दस्तखत करने वाले देश ही NSG के सदस्य होंगे या भारत के साथ साथ पाकिस्तान भी इसका सदस्य बनेगा। अमेरिका सहित दुनिया के किसी भी देश को पाकिस्तान का NSG में शामिल होना कबूल नहीं है, लेकिन उसी बहाने चीन ने भारत को रोका। सो भारत की मजबूरी हो गई कि वह चीन और पाकिस्तान के प्रति अपनी रीति नीति में बदलाव लाए। तभी भारत ने चीन के 3 पत्रकारों की वीजा अवधि खत्म होने के बाद भारत से निकालने का फैसला किया। आमतौर पर वीजा की अवधि बढ़ाती जाती है, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। भारत के इस कदम पर चीन बुरी तरह भड़का है। उसकी सरकारी मीडिया ने इसके गंभीर नतीजे होने की चेतावनी भी दी है। भारत ने दक्षिण चीन सागर पर संयुक्त राष्ट्र पंचाट के आए फैसले का भी भारत ने समर्थन किया है। इस फैसले में पंचाट ने दक्षिण चीन सागर पर चीन का दावा खारिज किया है, जिससे चीन बुरी तरह से बौखलाया है। पाकिस्तान के साथ भारत ने संबंध विच्छेद नहीं किया है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ से लेकर दूसरे सभी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उसका भांडाफोड़ किया है। भारत ने पाकिस्तान स्थित भारतीय उच्चायोग के कर्मचारियों से कहा है कि वे अपने बच्चों को पाकिस्तान न ले जाएं और दूसरी जगह उनके पढ़ने लिखने की व्यवस्था करें। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह इस हफ्ते सार्क देशों के गृह मंत्रियों के सम्मेलन में हिस्सा लेने पाकिस्तान जाएंगे और साल के अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पाकिस्तान का दौरा करेंगे। लेकिन ये दोनों नेता दोस्ताना संबंधों को आगे बढ़ाने के बजाय पाकिस्तान को आईना दिखाएंगे। राजनाथ सिंह पठानकोट हमले से लेकर कश्मीर पर दिए पाकिस्तानी नेताओं के बयानों का मुद्दा उठाएंगे। अब एक ब्रेक है, उसके बाद विदेश नीति के नए संकेतों पर चर्चा करेंगे। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को दिल्ली बुलाया। चीन के राष्ट्रपति का अहमदाबाद में साबरमती के किनारे स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने नवाज शरीफ के साथ कई दफा बात की। वे खुद लाहौर गए, मगर पठानकोट, NSG की बैठक और कश्मीर की घटनाओं ने रिश्तों को जमीन पर लौटा दिया है। पुराने गांव हरे हो गए हैं। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा है। विनोद जी, चीन और पाकिस्तान के प्रति क्या भारत की नीति की में कुछ फर्क आया है या उन दोनों देशों की नीति में भारत को लेकर कोई फर्क आया है? किधर ज्यादा फर्क आप महसूस करते हैं? देखिए, ये बात सच है कि जहां तक बायलैटरल इश्यूज की बात है, चीन के साथ हमारी बातचीत चलती है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग जो हमको कहना होता है और मुल्कों को कहते हैं। जैसे न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में हमने कहा कि रोक लगी एक मुल्क के चलते। चीन का इतना परस्पर नाम नहीं दिया, लेकिन इंडिकेशन दिया कि उनके चलते हम पे रोक लगी। उसी तरह पाकिस्तान जो आतंकवाद को सहारा देता है, प्रोत्साहन देता है, उसके बारे में हम देश दुनिया में बात करते हैं। पाकिस्तान के साथ हाल ही में जो उनकी तरफ से, उनके प्रधानमंत्री की तरफ से बयान आया, उसके जवाब में हमारी विदेश मंत्री सुषमा जी ने उसका जवाब दिया। और ये पहली बार हुआ है कि इतना विस्तार से जवाब दिया। तो एक तो अंडरस्टैंडिंग अभी पाकिस्तान के साथ भी है कि जब तक किसी शीर्ष स्तर के नेता का कोई बयान नहीं आएगा, कोई छोटे मोटे नेता वहां कोई बयानबाजी करते हैं, तो उस पे हमारे यहां से कोई रिएक्शन नहीं आता है, जिसके चलते जो एक आबो हवा है वो ठीक रहती है, वो बिगड़ती नहीं है। हालांकि इससे कहने का ये तात्पर्य नहीं है कि आबो हवा अच्छी है, लेकिन ज्यादा नहीं बिगड़ी। उसी तरह चीन के साथ भी जहां तक आबो हवा का सवाल है, वो बिगाड़ने की चेष्टा ना भारत की तरफ से है ना चीन की तरफ से। अगर मैं आपका ध्यान दिला दूं कि घुसपैठ जो बॉर्डर पे वो कम हुई है चीन की तरफ से, हमारी ट्रेड उनके साथ बढ़ी है और बातचीत जो है द्विपक्षीय हमारी उनके साथ चलती रही। नहीं, वो सारी बात ठीक है, लेकिन चीन के 3 पत्रकारों को बाहर निकालना या POK के बगल में चीन और पाकिस्तान का साझा सैनिक अभियान चलना या चीन की सीमा पे भारत की नई सैनिक कुमत पहुंचाना, ये सब तो इंडिकेशन तो कुछ चिंताजनक नहीं है। ये बात सही है। हाँ। जमीन पे ये बातें हो रही हैं। हाँ। लेकिन सार्वजनिक चर्चा में दोनों सरकारें कोशिश कर रही हैं कि ना लाएं। हाँ।
मतलब आपके अनुसार ऊपर के स्तर पर, आला स्तर पर एक समझदारी के साथ व्यवहार हो रहा है, एक करने की जरूरत भी है, पाकिस्तान के साथ भी और चीन के साथ भी। देखिए तू मैं करके राजनीति डिप्लोमेसी नहीं होती नहीं, लेकिन विनोद जी, नवाज शरीफ ने जिस तरह की भाषा, जिस तरह की बातें की, वो तो एक बहुत चिंताजनक होनी चाहिए। वो इसलिए चिंताजनक होनी चाहिए क्योंकि नवाज शरीफ को ये मौका मिला हमारे कश्मीर में जो बवाल हो रहा उसके चलते कि वो इन्होंने ये बातें कही। और अगर किसी स्तर पर हमारी सरकार या हमारी सरकार में जो बड़े नेता हैं वो इस बात को समझ रहे हैं कि उसके पास भी कोई चारा नहीं था बनस्पत इसके कि वो ये बात बोले, आप समझे कि नहीं, ये जो उसने बात बोली है उसको भी पता है कि कभी कार्यान्वित नहीं होने वाली। और जो सुषमा जी ने जवाब दिया है वो अपने भारत के हिसाब से सही जवाब दिया है, क्योंकि जो 94 में रेजोल्यूशन पास हुई थी पार्लियामेंट में, उसमें यही है कि कश्मीर में अगर कोई काम बाकी है तो वो है कि जो पाकिस्तान के पास हिस्सा उसने हथियाया हुआ वो हमको वापस करे। सुषमा जी ने उसको दोहराया है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि चीन और पाकिस्तान और कुछ हद तक रूस, उनमें जो सक्रियता है भारत के खिलाफ वो पिछले कुछ वर्षों में बढ़ी है। ये बात सच है कि आज के दिन बड़ा चीन के जो ट्रूप्स हैं वो पीओके के पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के बॉर्डर पे हैं। उसी तरह सिंकियांग पे के जो बॉर्डर है जो उनका जो दूसरी तरफ है वहां भी उनके ट्रूप्स हैं। वो जॉइंट पेट्रोलिंग चल रही है पाकिस्तान और चीन की। और उसके साथ साथ भारत की जो घनिष्ठता है अमेरिका के साथ बढ़ी है इंडियन ओशन में और एशिया पैसिफिक में। और भारत ये मानता है कि उसके जो अधिकार है, जो वहां पर नेविगेशन के अधिकार हैं, वो उनका हनन हो रहा है, वो उसका अधिकार है कि वो करे। और जब वो ट्राइब्यूनल ने जजमेंट दिया चीन के खिलाफ तो भारत ने बिना चीन का नाम लिए ये कहा कि भाई ये सब ऐसे जो फैसले होते हैं उनकी अवहेलना नहीं होनी चाहिए। आपके अनुसार अभी का जो मौजूदा वक्त है उसमें विदेश नीति दोनों तरफ से जमीनी हकीकत में एक तरह से टाइम पास होने का या वक्त को गुजरने देने के साथ में आगे की दीर्घकालीन सोच के साथ में दोनों तरफ काम हो रहा है, मतलब एक समझ है, आप मानते हैं इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। देखिए ये 3 पत्रकारों को निकाल दिया। हाँ। इंटेलिजेंस ब्यूरो की कोई रिपोर्ट होगी। मैं उसके बाद चीन की तरफ से मीडिया से बहुत भारी तल्ख प्रतिक्रिया आई, ये भी अपना प्रतिक्रिया आई है। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हमारे इंटेलिजेंस के लोगों ने कहा कि नाम बदल के वो जाते थे वहां पर टिबेटन कॉलोनीज में। देखिए चीन का जो भी पत्रकार यहाँ होगा, भारत का जो भी पत्रकार चीन में होगा, वही पाकिस्तान पर लागू होता है। वो शक की नजर से देखते हैं। जो भी रेजिडेंट जर्नलिस्ट होता है उसको इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन शक की नजर से देखती है। लेकिन दो के बीच में ये इस तरह के प्रकरण जो होते हैं ये नीति में परिवर्तन के संकेत हो सकते हैं। देखिए नीति में परिवर्तन भारत किस हद तक चीन के संदर्भ में कर सकता है या पाकिस्तान के संदर्भ में कर सकता है। आप ये कह सकते हैं पाकिस्तान से हमारी बातचीत कोई नहीं चल रही, लेकिन क्या आज के दिन आप ये कह सकते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री सार्क समिट में पाकिस्तान नहीं जाएंगे? हो सकता है कुछ ऐसी डेवलपमेंट हो जिसके चलते वो जाएं, और अगर वो नहीं जाएंगे और उसके चलते सार्क समिट पाकिस्तान में नहीं होगा तो उसको मैं एक बड़ी कसौटी मानूंगा कि हमारे ताल्लुकात सही में आज के दिन बिगड़े हैं। और हमारी सोच बदली है या उनकी सोच बदली है तो मैं नहीं जानता, लेकिन पाकिस्तान के साथ हमारे जो रिश्ते हैं वो ज्यादा आज के दिन कॉम्प्लेक्स है बनस्पत चीन के। क्योंकि एक बात और समझ लीजिए कि चीन भारत को अंतर्राष्ट्रीय शक्ति नहीं मानता है। उसके लिए अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय शक्ति है और हमको चीन के साथ ताल्लुकात बनाने चाहिए अपनी शक्ति की अच्छी आकलन के बाद कि हमारी शक्ति कितनी है और उनकी शक्ति कितनी। जी विनोद जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं या hsvyas@Twitter और Facebook/नया इंडिया न्यूज़पेपर पर जाहिर करें। अब कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।